आज हम क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये जो स्टोरी है कुछ चाइनीज़ कहानियाँ हैं, कुछ 2-3 कहानियाँ हैं और हमारे देश के चंडीगढ़ के एक शख्स की भी स्टोरी है थोड़ी सी, तो वो मैं आपको इस लैंडस्केप के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये स्टोरी नेथली ने लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है उन्होंने कंपोज की है और इसमें कुछ स्टोरीज़ हैं वो अपन देखते हैं कैसी हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डोजी। वू डोजी नाम के एक पेंटर थे, उनके बारे में एक पुरानी कहानी है। इसमें 18th सेंचुरी में रहते थे और उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो लैंडस्केप थी और जो कि तेंग एम्परर ज़ेनजोंग ने बनवाई थी टू डेकोरेट पैलेस वॉल, अपनी पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो जो मास्टर ने कहा था, मास्टर ने क्या किया था कि उसकी स्क्रीन के पीछे उसके वर्क को, उसकी जो पेंटिंग उसको छुपा दिया था ताकि द एम्परर वुड सी इट, ताकि एम्परर ही उसको केवल देख पाए बहुत लंबे समय तक। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। एम्परर ने वंडरफुल सीन को एडमायर किया, फॉरेस्ट को भी बताया, मतलब सबकी प्रशंसा की, माउंटेन्स की प्रशंसा की, वाटरफॉल्स की क्लाउड्स, जो फ्लोटिंग क्लाउड्स जो बहते रहते हैं स्काई में, उसकी प्रशंसा की। और इसके बाद पहाड़ों पर जो रास्ते में वो व्यक्ति चलते रहते हैं उनकी प्रशंसा की, इन सबकी प्रशंसा कर रहे थे। तो एक पेंटर ने कहा, लुक देखिए, इन दिस कैप एट द फुट ऑफ द माउंटेन के फुट में उसने बताया इस कैप में ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक स्पिरिट रहता है। पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द कैव ओपन, और पेंटर ने अपने तालियां बजाईं और जो कैब का जो एंट्रेंस है वो ओपन हो गया। और इनसाइड जो उसके मतलब अंदर देखता है तो बहुत आश्चर्य था उसमें कि बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कि मतलब शब्दों से उस अद्भुत संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो वो पेंटर बोलता है कि प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, मुझे आप रास्ता दिखाने दीजिए। तो पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। तो पेंटर जो होता है उस केव के अंदर एंट्री करता है और जो इससे पहले कि कुछ राजा कुछ समझ पाता, वुड मूव द अटर वर्ड, कुछ भी कह पाता, द पेंटिंग हैड वेनिस फ्रॉम द वॉल। तो जो पेंटिंग है वो वॉल से हट आती है, चली जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डोजी ब्रश वॉज लेफ्ट, मतलब वू डोजी का ब्रश का एक ट्रेस भी नहीं बचता है। द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, वो आर्टिस्ट को जो है इस दुनिया में कभी नहीं देखा गया फिर उसके बाद। ऐसी एक कहानी है ये चाइनीज़ स्टोरीज टाइप की स्टोरीज जो है चाइना क्लासिकल एजुकेशन में मिलती रहती हैं इस टाइप की कहानियाँ। तो द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुजेंगी आर फुल ऑफ देम, ये जो किताबें हैं इनकी कन्फ्यूशियस या जुजेंगी सब इससे भरी हुई रहती है इस टाइप की स्टोरी। दे, अब इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। वे जो थे ये दोनों इनकी इन स्टोरीज में जो थे वे हमेशा मास्टर की हेल्प करते हैं बच्चों को या डिसाइपल को एक अच्छे डायरेक्शन में। बियॉन्ड द एंग्लो दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, और इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से वो जो है स्पिरिट में जो कि आर्ट से भरा हुआ है, जो स्टोरीज भरी हुई है इसके माध्यम से बहुत सारी बातों को बताते रहते हैं। अब इस स्टोरी के अलावा एक और फेमस स्टोरी उसमें थी कि एक जो पेंटर था उसने कभी भी ड्रैगन की आई नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, उसने मतलब ड्रैगन तो बना लिया पर उसने कभी भी ड्रैगन की आई नहीं बनाई। उसको ये डर था कि अगर वो इसकी आई बना देगा तो वो जो ड्रैगन है वो पेंटिंग में से उड़ जाएगा। ये उसकी एक ऐसी स्टोरी जो थी वो नेटिव फ्लैंडर से कहीं सुनी हुई थी। और ये जो स्टोरी इस टाइप की जो स्टोरीज रहती थी वो अपनी वेस्टर्न पेंटिंग में आती थी। यहाँ पर जो है अपनी वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन है, चाइना पेंटिंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन है। तो ये और इसके बाद जो है वेस्टर्न पेंटिंग, चाइना पेंटिंग, एशियन पेंटिंग, इन सब के बारे में भी बताया गया है। इन 15th सेंचुरी, अब उन्होंने देखो ये 15th सेंचुरी की बात की है। एंड नाम का मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ था, उसका नाम था क्वेंटीन मैट्सी, और उसको जो एक पेंटर की डॉटर से लव हो जाता है। तो जो फादर रहते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनका जो सन इन लॉ हो वो ये गोल्ड स्मिथ हो। तो क्वेंटन क्या करता है
स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो के अंदर चला जाता है और एक जो है पैनल है उसकी जो पेंटिंग बनाने की जगह है वहाँ पर एक मक्खी बना के आ जाता है। और वो इतनी डेलिकेट रियलिज्म रहती, मतलब इतनी वैसी दिखती है कि बिल्कुल रियल हो मक्खी। तो द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, मास्टर उसको भगाने का प्रयास करता है इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है कि भाई ये वास्तव में मक्खी बनाई, वो समझता है कि ये मक्खी रियल है, तो उसको भगाने का प्रयास करने लगता है। अब क्विंटन इतना, मतलब जब वो देखता है पेंटर क्विंटन को, तो वो क्विंटन को क्या करता है, अपना सहयोगी रख लेता है इनटू हिज स्टूडियो में। और ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर, बन जाता है अपनी एज का, और अपनी जो पेंटर की लड़की थी उससे मैरिज कर लेता है। तो ये 2 स्टोरी होगा, वैसे तो 3 स्टोरी है पर यहाँ पर लगभग 2 स्टोरीज बताई गई हैं कि ये स्टोरीज ने किस प्रकार से, मतलब अपना आर्ट जो है, कला जो है, उसने किस प्रकार से उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया था। एक और जो एशिया की जो स्टोरीज बताई है कि एशिया में जो स्टोरीज बनती थी या एशिया की जो कला रहती थी, ये जो वो कैसी रहती थी, एशिया की जो कला रहती, इनर लाइफ और स्पिरिट से भरी हुई रहती थी। एशिया में जो आर्ट्स रहते थे वो इनर लाइफ स्पिरिट से भरे रहते थे, और जो यूरोप के जो आर्ट्स रहते थे, यूरोप में परफेक्ट होते थे पर इल्यूनिसेटिक लाइकनेस, मतलब भ्रम से भरे हुए रहते थे जो यूरोप में जो भी आर्ट्स होते थे। इन द चाइनीज स्टोरीज में जो एम्परर पेंटिंग बनवाता है और उसके आउटर एप्रिसिएंस, मतलब आउटर जो बॉडी रहती है उसकी बहुत प्रशंसा करता है, परंतु जो आर्टिस्ट होता है वो ये बताता है कि भाई आर्टिस्ट ये चाहता है कि आप उसके काम की प्रशंसा करें। द एम्परर में रूल, एम्परर जो है सारी जगह पर रूल करता है और वहाँ का राजा बना हुआ रहता है, परंतु आर्टिस्ट क्या चाहता है, आर्टिस्ट जो होता है वो जो है उसको रास्ता बताता है। जैसे उसने डुओ ने कहा था पहले, लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता बताने दो। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है कि आर्टिस्ट जो होता है वो पाथ, रास्ता बताता है या फिर जो है वो तरीका बताता है। द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चली गई थी बट द आर्टिस्ट जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। और ये भौतिक चीज़ों के अलावा, भौतिक चीज़ों के परे था वो लक्ष्य उसका। अब एक क्लासिक चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो चाइनीज लैंडस्केप होता है उसका मतलब एक्चुअल व्यू बनाने का ये मतलब नहीं होता है ना, जबकि एक जो वेस्टर्न होते हैं वो फिगरेटिव पेंटिंग को शो करते हैं। वेस्टर्न की जो पेंटिंग होती है फिगरेटिव पेंटिंग होती है, थोड़ी अजीब सी पेंटिंग रहती है, पर चाइनीज़ की जो पेंटिंग होती है वो बिल्कुल एक्चुअल व्यू को बताती है। वेयर इज द एम्परर पेंटर वांट्स टू बोरो, और जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है ना वहाँ पे पेंटर ये चाहता है आपकी आइज़ को दिखाना चाहता है, वो ये चाहता है कि आप बिल्कुल वैसा ही देखें जैसे उसने देखा है और उसी एंगल से देखें जैसे कि वो जो वेस्टर्न पेंटर है जिस एंगल से देख रहा है। और चाइनीज़ जो पेंटर होता है वो ऐसा नहीं चाहता, वो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि आप उसकी जो लैंडस्केप हालांकि रियल नहीं है परंतु आप उसकी जो पेंटिंग है उसमें किसी भी तरह से कहीं से भी आप देख सकते हैं, उसमें झूम सकते हैं, उसमें खो सकते हैं, उसमें यात्रा कर सकते हैं, आप अपनी आइज़ को कहीं भी ऊपर नीचे बैक अगेन कहीं भी ले जा सकते हैं, और जो लेजर टाइम होता है, लेजर मूवमेंट होता है उसमें एंजॉय कर सकते हैं। ये चाइनीज़ पेंटर का ये फीलिंग्स रहती हैं। और इसके बाद उनका एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी होता है चाइनीज़ पेंटिंग में, एक और रहता है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल रहता है, उसमें वो भी ये कहता है कि जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में एक पेंटिंग का एक सेक्शन ओपन होता है ना तो उसमें फिर टाइम डायमेंशन आने लगता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में पेंटिंग का जो है वो टाइम डायमेंशन जो है आने लगता है। और इसके लिए हॉरिजॉन्टल जो स्कोर पेंटिंग्स रहती हैं उसमें जो है व्यूअर्स का भी उतना ही पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है जितने की बनाने वाले की होती है। तो वो पेंटर ये चाहता है कि भाई वो पेंटिंग में पूरा एक्टिव पार्ट अदा करे, एक पार्टिसिपेशन अदा करे, वो फिजिकल तौर पे भी पेंटिंग में पार्ट अदा करे और मेंटल तौर पे भी पेंटिंग में पार्ट अदा करे। चाइनीज़ का ये मानना रहता है, चाइनीज़ पेंटर जो है वो ये चाहते हैं कि भाई आप उस पेंटिंग को बहुत अच्छे से देखें, उसको समझें और उसमें खो जाएं। इस टाइप की पेंटिंग्स रहती है, वो आपकी आंखों को नहीं पकड़ना चाहता है वेस्टर्न पेंटिंग की तरह। वेस्टर्न पेंटिंग जो होती है उसमें वो जो है आंखों को पकड़ लेते हैं, जबकि चाइनीज़ पेंटिंग वो आंखों को नहीं पकड़ते, वो चाहते हैं कि आप उसमें खो जाएं।
इस टाइप की। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, लैंडस्केप भी एक इस प्रकार की होती है, एक स्पिरिचुअल और कॉन्सेप्चुअल स्पेस से रिलेटेड ये एक पेंटिंग टाइप की है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्स, और इस कॉन्सेप्ट को एक सेंशुई कहा गया है एक प्रकार से। सेंशुई का मतलब कह सकते हैं हम, इसका लिटरली जो मीनिंग है माउंटेन वाटर होता है, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंड्स, जो कि मतलब लैंडस्केप को बताता है। इसमें जो दोनों इसके जो पार्ट होते हैं वो कंटेम्प्रेरी पोल्स के तौर पर बताए गए हैं। डाउस ने जो बताया वो कंटेम्प्रेरी पोल्स के तौर पर बताया गया। माउंटेन जो था उसको यंग बताया गया है। यंग मतलब बिल्कुल सीधा रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन की तरफ जाता हुआ बताया गया है। अर्थ से दूर, सन वगैरह, ड्राई सूखा, वार्म गर्म, हेवन की तरफ जाते हुए बताया गया है। और जबकि जो इसका दूसरा पार्ट है उसको यिन बताया गया है, और जिसने धरती को शो किया है कूल, मोस्ट, फ्लूड, अर्थ वगैरह को शो करता है। और इन्होंने जो यिन है, इनको जो ऊपर का जो पार्ट बताया गया है, हेवन से रिलेटेड पार्ट बताया गया, उसको मैस्कुलाइन बताया गया है, यंग को मैस्कुलाइन बताया गया है, और इनको जो है ना फेमिनाइन बताया गया है। और इनका ये कहना है कि यंग और यिन के बीच में भी एक मिडिल वॉइड होता है, मतलब एक मध्य स्थल होता है। वो भी मिडिल वॉइड भी जो है, इट इज़ द मैन, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये वो मिडिल वॉइड ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन्होंने इधर पे एक एग्जांपल प्राणायाम का भी दिया हुआ है कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो ब्रीथ इन करते हैं, फिर रिटेन करते हैं, फिर ब्रीथ आउट करते हैं। मतलब पहले सांस अंदर लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर सांस बाहर लेंगे। जो रुकने वाली जो प्लेस है, रुकने वाला जो स्थान है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही एक चीज़ इस लैंडस्केप में बताई गई है कि ये जो बीच का मिडिल वॉइड है, ये जो है सभी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब जो पेंटिंग भी बनाई गई थी तो उसमें कहीं कहीं उन्होंने जो है मिडिल वॉइड छोड़ दिए थे। तो वहाँ पर जब व्यूअर्स रहते थे, जो व्यूअर्स देखते हैं उस चीज़ को, तो वो ये समझते हैं कि भाई मिडिल वॉइड मतलब यहाँ पर जो वाइट कलर है, यहाँ पर पोइट जो है वो क्या या जो पेंटर है वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ही उन्होंने एक आदमी, अपना जो मैन है, मैन के बारे में ही बताया है कि मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, मैन का एक अपना रोल होता है इस स्पेस में, और हेवन और अर्थ के बीच में मैन को प्लेस किया गया है। हेवन और अर्थ के बीच में, दोनों पोल्स के बीच में मैन को रखा गया है। तो मैन जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मिडिल वॉइड का वर्क करता है, मिडिल वॉइड का वर्क करता है। और इधर पर जो फ्रोइंकिस चेंग थे, उन्होंने मैन को जो है ना द आई ऑफ द लैंडस्केप कहा है। हालांकि मैन का ऊपर से वो खो भी सकता है, नीचे ऊपर मतलब वो खो भी सकता है, या उसको माउंटेन के पीक से उसको ऑपरेट भी किया जा सकता है। परंतु इसके बाद भी उनकी बुक के हिसाब से इन्होंने इसको द आई ऑफ द लैंडस्केप कहा गया है। इसके बाद इसमें कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। जब फ्रेंच पेंटर थे एक जीन डवेफ, इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट में, इन्होंने 1940s में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो कुछ अनट्रेंड लोग होते हैं, मतलब ट्रेनिंग वगैरह, किसी भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली हुई रहती है उन्होंने, फिर भी उनमें कुछ आर्ट करने का बहुत उनके अंदर एक ललक, एक उत्सुकता पाई जाती है, और जिसको हम आउटसाइडर आर्ट कहते हैं। ये जो आउटसाइडर आर्ट होता है, आजकल इस जो आउटसाइडर आर्ट का जो एरिया बहुत ग्रो होता चला जा रहा है, और जो इंटरेस्ट है जो इंटरनेशनली आर्ट्स में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। और इसको जो है आर्ट में इसके जो स्पीसीज होती हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आउटसाइडर आर्ट वाले जो लोग रहते हैं, इनको आर्टिस्ट नहीं कह सकते, उनको आर्टिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। परंतु इसके बाद भी उनके पास टैलेंट रहता है, आर्टिस्टिक साइड रहती है। उनका जो काम रहता है वो दूसरों को स्टिमुलेट करता है, दूसरों को बताता है। तो जो अपने डवेफ थे, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट बताया था। इसी को लेकर उन्होंने भारत में भी एक अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, उन्होंने कहा था कि भारत में जो है ऐसे लोग भी हैं जो कि पैराडाइज का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बार एक जंगल को काट कर किसी ने, कोई एक थे, उन्होंने एक गार्डन का निर्माण किया और उसमें स्टोन की सहायता से उसको व्यवस्थित किया, स्टोन से व्यवस्थित किया, जैसा कि आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं।
इसमें उन्होंने रिसाइकल्ड मटेरियल, जो मटेरियल्स ख़राब हो जाते हैं उस मटेरियल्स से उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया। आज के समय में जो चंडीगढ़ में है, करीब 80 साल के एक ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चांद ने इसको बनाया था और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया था। और उनकी जो ये सब बातें हैं 2005 स्प्रिंग के रॉ विज़न में एक न्यूयॉर्क का एक मैगज़ीन थी, यूके मैगज़ीन थी, उसमें इसको कवर बनाया गया था रॉक चांद को। और इनकी एक स्क्रैप्चर था वुमन बाय द वाटरफॉल, इसको उसके कवर पेज पर उसको बताया गया था। अब इसमें जो आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट जो है ये सब एक ही चीज़ होती है। और एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम इनटू, अब इन्होंने हर चीज़ से जो जितने भी रॉ मटेरियल थे, चाहे वो टिन से रॉ मटेरियल, सिंक का टिन हो, चाहे वो कार टूटी हुई कार हो, कोई भी मटेरियल है उन्होंने अपने आर्ट्स के लिए यूज़ किया था। और नेक चांद वो आज उस ऊंचाई पे पहुंच गए थे, उन्होंने उनकी आर्ट्स की पहचान के लिए जो है उनको फिर वो सम्मानित करने का सोचा गया। और यूनेस्को ने उनके लिए सम्मानित करने के लिए उनकी जो ये चीज़ें थी, उनकी जो मूवी थी एक, उसको इनका एक शो बनाया रील्म ऑफ नेक चांद के नाम से। और उसको जो है अक्टूबर में हेल्ड कर दिया जाएगा म्यूज़ियम में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली वगैरह में इस नेक चांद ने जो ये वर्क किया है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। और नेक चांद हमेशा से वो यही कहते हैं कि मेरी सबसे अच्छी उपलब्धि तभी होती है जब मैं देखता हूँ कि लोग जो है मेरे क्रिएशन को देखकर एंजॉय करते हैं, मेरी गार्डन में जो है घूमने आते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और रिसाइकल मटेरियल से किस व्यक्ति ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जो कि हमारे इंडिया में चंडीगढ़ में ही है। तो उन्होंने, जैसे कि हम देखते हैं, ये देखिए आप इधर पे ये देख सकते हैं मेरी इस स्लाइड में, ये नेक चांद है। और उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने गार्डन बनाया वो सब रिसाइकल्ड मटेरियल का गार्डन बनाया। ये देखिए आप, नेक चांद गार्डन है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।